हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइम इन एन ऑर्बिट। आज जो है वो अपन ने सेंट्रल ऑर्बिट के लिए जो मोमेंट थी उसको डिस्कस कर रहे थे। अपन सभी जानते हैं सेकेंडरी कक्षा में कोई भी जो पार्टिकल मूव करता है उस पार्टिकल के लिए अपन ने पहले पोलर फॉर्म को डिस्कस किया था और कल अपन ने पीडल फॉर्म को यानी पीडल इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन ने कोई भी जो पार्टिकल अगर किसी सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करता है तो वो कितना टाइम लेता है किसी भी ओरिजिन तक या किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए, उस टाइम पीरियड को अपन काउंट करने के लिए अपन आज फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर जो जानते ही हैं कि जो अपनी सेंट्रल ऑर्बिट की जब अपन बात करते हैं तो सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर अपना अरीय वेग जो होता है अरीय त्वरण जो होता है उसका मान तो कुछ ना कुछ फाइंड आउट होता है, लेकिन जो अपना अभिलंबिक त्वरण होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। और उसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इस टाइम वाले जो टाइम का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभिलंबिक त्वरण के फॉर्मूले को अपन अभी अच्छे से जानते ही हैं कि अपना जो अभिलंबिक त्वरण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/r d बाई डी थीटा r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। यही होता है अपना अभिलंबिक जो त्वरण होता है। सबसे पहले तो अपने को अभिलंबिक त्वरण के लिए पता होना चाहिए, अभिलंबिक कह दो या अनुप्रस्थ कह दो, ये जो दोनों ही चीज़ें होती है सेम होती है। यहाँ पे क्या रहता है अपना, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे टी होता है, ये वैल्यू इस तरह से। तो अपन जानते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसका मतलब वो कैसा होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ। और अपन ने ये जब शुरुआत का पोलर फॉर्म को जब अपन ने डिराइव किया था तब अपन ने लेट करके इसको क्या भी था, r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अपन ने क्या माना था, h माना था। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। और अब इसी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करेंगे। अब अपने को क्या चाहिए, dt के इक्वल में इक्वेशन चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं r स्क्वायर को उधर ले जाती हूँ, तो डी थीटा बाई डी टी इजिकल्स टू एच अपॉन में r स्क्वायर। अब dt के लिए चाहिए तो dt ऊपर जाएगा, r स्क्वायर बाई एच और डी थीटा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, टाइम का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, समय समाकलन कर लेंगे इसका, समाकलन से अपने पास जो वैल्यू आएगी ये dt, ये क्या आएगा, अपना टाइम ही आएगा। जो जिस भी पार्टिकल मतलब जिस भी सिचुएशन में अपने को पहुंचना है या जिस भी बिंदु तक पहुंचना है उसके लिए अपना टाइम आ जाएगा। ठीक है, 1/h तो कॉमन है, ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और r स्क्वायर डी थीटा यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। ठीक है, तो ये अपना जो फॉर्मूला रहता है अपना टाइम के लिए। ठीक है, अब देखो इस टाइम को एक अलग तरीके से भी दिखाया जाता है। एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, और फॉर्मूला ये रहता है, जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, t टाइम बराबर में कोई भी चाप ले लेते हैं, उस चाप का ये क्षेत्रफल है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या, इस समाकलन से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक चाप का क्षेत्रफल आएगी। तो इसको लिखा जाएगा चाप का क्षेत्रफल बटा, यानी जहाँ तक उसने क्या किया है, मूव किया है, उस चाप का पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो h है इसके नीचे क्या लग जाएगा, बट्टे में 2 लग जाएगा। क्लियर होगी। ये अपना फॉर्मूला इस तरह से किसके लिए आता है, टाइम के लिए ये फॉर्मूला कह दो, या अपन डायरेक्ट इस समाकलन से भी टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास दोनों तरीके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किसी भी ऑर्बिट में अपने पार्टिकल के लिए टाइम की बात। ठीक है, अब अपन जो अलग अलग टाइप के जो अपने
पाथ होते हैं उनकी क्या देखेंगे, पीडल इक्वेशन देखेंगे। अपन ने सभी के लिए पीडल इक्वेशन को डिस्कस नहीं किया है अभी तक। अपन जो जैसे सर्कल है उसकी पीडल इक्वेशन देखेंगे, इलिप्स होती है उसकी पीडल इक्वेशन, क्योंकि जब भी अपन सेंट्रल ऑर्बिट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर अपन पीडल इक्वेशन को यूज़ करते हुए ही क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो सभी की पीडल इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए कि सर्कल की पीडल इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की पीडल इक्वेशन क्या होती है। तो एक एक करके अपन सभी की जो पीडल इक्वेशन होती है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए पीडल इक्वेशन सबसे पहले अपन देखेंगे सर्कल के लिए। पीडल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल वृत्त की पदिक समीकरण। तो वृत्त की जो पदिक समीकरण होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से अपनी रहती है। सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab। सी जो होती है वो क्या होती है, वृत्त के केंद्र से दूरी होती है। वृत्त के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी होती है जिस बिंदु के लिए अपन यहाँ पे मान लो अगर अपना पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव करेगा, तो जब हम सर्कल में मूव करेगा तो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसको क्या लिखेंगे अपन, सी लिखेंगे। आर उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ए उसके परिधि तक की क्या होगी, डिस्टेंस से होगी। क्लियर होगी अच्छे से बात? अब देखिए, अब अगर अपना ध्रुव जो है वो सेंटर यानी सी जो है वो किसके बराबर हो जाए, ए कंडीशन रहती है सी बराबर हो जाए ए के, यानी ध्रुव जो है वो परिधि पर स्थित हो जाए, तो उस कंडीशन में अपना जो पीडल इक्वेशन होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर इजिकल्स टू 2ab। क्योंकि सी की जगह जब ए रख देंगे तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और आर स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, इसका मतलब आर स्क्वायर इजिकल्स टू 2ab अपने पास में बचेगा। क्लियर है? अब देखिए दूसरा अपन यहाँ पे देखते हैं इलिप्स के लिए, नहीं सॉरी पहले पैराबोला के लिए देखते हैं। पैराबोला, तो पैराबोला यानी परवलय के लिए, तो पैराबोला के लिए सीधी सिंपल सी इक्वेशन होती है पी स्क्वायर इजिकल्स टू ए आर। ये इसके लिए क्या होती है, पीडल इक्वेशन है रहती है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं इलिप्स के लिए। इलिप्स के लिए देखिए दो तरह से देखेंगे अपन, दो कंडीशन लेके। थर्ड है अपना इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। पहली कंडीशन है जब ध्रुव जो है वो अपनी नाभि पर स्थित हो। जब ध्रुव नाभि पर स्थित हो, ध्रुव नाभि पर स्थित यानी जो अपना पोल होता है, यानी जिस जब अपना इलिप्स के अंदर मूव करेगा तो जो उसका पोल होगा वो उसकी नाभि पर स्थित होगा। तो उस कंडीशन में अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देखिए वो आएगी बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इजिकल्स टू 2a अपॉन आर माइनस 1, ये रहेगी। देखिए ये इक्वेशन आपको अच्छे से ध्यान में होगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस कंडीशन में अपने को कौन सी इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करना है। वही अपनी पीडल इक्वेशन की फॉर्म में जब आप लेके चलोगे तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे लेंगे। पहली कंडीशन है कि जब जो ध्रुव है वो अपना नाभि पर स्थित है, और दूसरा ध्रुव जो है वो केंद्र पर स्थित है। केंद्र यानी सेंटर की बात की गई है। मैं इधर हटा के लिख देती हूँ दूसरी कंडीशन। जब ध्रुव जो है वो अपना केंद्र पर स्थित होता है, जब ध्रुव केंद्र पर स्थित हो तो उस कंडीशन में अपने पास आएगा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1। ये रहेगी अपने पास इसकी पीडल इक्वेशन, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रहेगी। ठीक है, किसके लिए? इलिप्स के लिए। जब क्या हो, इलिप्स का जो ध्रुव है वो कहाँ पर स्थित हो? सेंटर पर। सेंटर पर है तब ये है, और नाभि पर है तब ये। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है अपनी पैराबोला, इलिप्स हो गया। अब अपनी बात आती है हाइपरबोला की। हाइपरबोला की बात आती है तो उसके अंदर देखिए अपन देखेंगे क्या, फोर्थ हाइपरबोला। मोस्टली अपनी ये 4 टाइप की जो मोमेंट है, यानी 4 टाइप की जो सर्कल के अंदर यहाँ पे मूव कर सकता है अपना पार्टिकल, तो यहाँ पर अपन इन 4 को ही डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है वो अपना है यहाँ पे, इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला, जब ध्रुव नाभि पर हो, ध्रुव नाभि पर हो। ठीक है, तो जब अपना ध्रुव जो है वो नाभि पर होता है तब इसके अंदर कंडीशन रहती है बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2c अपॉन आर, ये रहती है। ठीक है, क्या हो, जब अपना वैल्यू जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा हो? ध्रुव पर लाई कर रहा हो। जब अपना ध्रुव जो है वो कहाँ पर स्थित हो? नाभि पर स्थित हो उस टाइम के लिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन में इस ऊपर वाले में करेक्ट करके लिख देती हूँ। सेकंड कंडीशन जो है उसमें अपने पास ये रहेगा, इसी की सेकंड कंडीशन हाइपरबोला की जो सेकंड कंडीशन होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस बी यहाँ पे उसमें प्लस आता है और इसमें क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। हाइपरबोला की सेकंड कंडीशन, जब ध्रुव जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? सेंटर पर स्थित होता है, तब की यहाँ पर बातें की जाती है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? ठीक है, ये अपनी कुछ इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ थी जिनके लिए पीडल इक्वेशन जो है वो अपने को याद रखनी है, क्योंकि इन पीडल इक्वेशन के बिना अपन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और अगर ये फाइंड आउट नहीं होगी, अपने को इक्वेशन पता नहीं होगी, तो अपने को क्वेश्चन करने में दिक्कतें होगी। तो पहले अपने को ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से अपन कोई भी टाइप का, जैसे मान लो सर्कल ले रहे हैं तो उसके लिए पीडल इक्वेशन क्या है, अगर पैराबोला ले रहे हैं तो उसकी पीडल इक्वेशन, वहाँ से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, और फिर अपन उनकी वैल्यू को रिप्लेस करके आंसर को भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने किसी भी ऑर्बिट के लिए टाइम को भी डिस्कस किया है, और जो अपन ने अलग अलग टाइप की जो अपनी सर्कुलर मोशंस होती है, उन मोशन के जो ऑर्बिट्स है अलग अलग टाइप के, उनके लिए भी अपन ने जो पीडल इक्वेशन है उनको भी अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।